नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टूडेंट्स हमारा है कि मोटिव क्या है कि साइबर क्राइम हो ही क्यों रहे हैं। ये बातें तो वैसे मैंने पीछे भी बता दी हैं आपको, लेकिन इसमें सबसे पहला पॉइंट निकल के आ रहा है कि भाई कमर्शियल गेन ही इनफैक्ट सबसे बड़ा कारण है कि फ्रॉड जो होते हैं वो साइबर क्राइम के थ्रू इस तरीके से हो रहे हैं। इसमें बैंक्स में जैसे आप कहते हैं कि भाई हैकिंग हो गई उनके सिस्टम की, फाइनेंशियल जो भी कंपनीज होती हैं उनके डाटा को चुरा लेना, या फिर आपको जैसे मैंने एग्जांपल बताया था एम्स का, तो उसमें जो अगर सर्वर्स वगैरह हैं तो उसमें जो डाटा है, पेशेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको लीक कर लेना। एयर इंडिया का एग्जांपल जैसे मैंने पीछे लिया, उसकी पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें ये हैकर्स क्या काम करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए इस डाटा को चुरा लेते हैं। और फिर एक एग्जांपल रैंसमवेयर का तो मैं बता ही चुका हूं कि भाई वो तो सीधे सीधे क्या करेंगे, आपके डाटा को ओपन करने के लिए, आपके आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस देने के लिए तो सीधे सीधे फिरौती मांगेंगे। तो ये एक रीजन है। दूसरा है कि भाई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल एसेट्स पर अटैक होना। ये बात भी मैंने आपको क्लियरली बता दी है। इसमें एग्जांपल कुंडनकुलम जो अब न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्जांपल है वो भी मैंने बता दिया है। तो हम ये बातें वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पॉइंट वाइज मैनर में ये मैं आपको इसलिए दे दूं ताकि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में लिखते हुए आपको सोचना नहीं पड़े। ये बातें आपको माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। तीसरा एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस यूजिंग स्टेल्थी आईटी मेलवेयर्स टू ऑब्टेन प्लान्स एंड इंटेलिजेंस। मैं इन लोगों को अगर मैं दिखाऊं इस फोटोग्राफ में, तो इनकी सोच क्या है, इनकी सोच है स्पाई करना, स्पाईवेयर, इंटेलिजेंस गैदर करना। अगर वॉर चल रही है तो स्ट्रेटेजिकली उस वॉर के रिस्पेक्ट में जो भी प्लान्स हैं उनको पहले से पता करना, किसी कंट्री की इकोनॉमी को यहाँ पर हर्ट करना, उसके लिए इंटेलिजेंस। तो स्टूडेंट्स ये जो स्पाईवेयर्स होते हैं ये भी आप कह सकते हैं कि इन द डोमेन ऑफ साइबर क्राइम आ जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इनफैक्ट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पिगैसस। पिगैसस नाम का स्पाईवेयर, ये स्टूडेंट्स क्या है, पेगासस नाम का स्पाईवेयर की बहुत ज़्यादा न्यूज़ रही स्टूडेंट्स। ये जो पर्टिकुलर स्पाईवेयर है ये इजरायली कंपनी ने बनाया, और इस कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ NSO, ठीक है, NSO ग्रुप। इसमें 2019 में हुआ ये कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई और ये बहुत शॉकिंग थी थ्रू आउट द नेशन कि हमारी गवर्नमेंट पे क्या थे, एलिगेशंस थे कि इस तरीके का जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, पेगासस नाम का जो स्पाईवेयर है, ये इंस्टॉल हो गया लोगों के मोबाइल में, और इसने कम से कम नहीं तो हंड्रेड्स 300 लोगों की बात यहाँ पे आती है, लेकिन नंबर ज़्यादा भी होगा। 300 लोगों की बात आती है कि उनके मोबाइल से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें लीक हो गई क्योंकि ये पेगासस स्पाईवेयर यूज़ किया गया है। इसमें जो इल्ज़ाम लगा है वो पर्टिकुलरली इस तरह से लगा कि कंपनी ने, हमारी गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप, जो पर्टिकुलरली जो कम्युनिकेशन के लिए एक टूल यूज़ होता है, इस व्हाट्सएप के थ्रू इस पेगासस को इंस्टॉल किया जाता है लोगों के मोबाइल के अंदर। और उसकी वजह से क्या होता है, इनफैक्ट मैं इसको बता देता हूँ कितना हार्मफुल है ये। स्पाइंग करने के लिए आपके माइक्रोफोन को भी ये यूज़ करेगा। तो मतलब आप अपने कमरे में बैठे हुए अगर आपके पास आपका मोबाइल है और अगर आप आसपास कुछ भी बोल रहे हैं तो ये माइक्रोफोन सारी बातें सुन लेगा और जो हैकर है उसको सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। व्हाट्सएप के थ्रू आप क्या डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहे हैं लोगों को, वो हैकर्स के पास चला जाएगा, और ये पर्टिकुलर जो भी आपके यहाँ पर चैट चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं, ये सब पहुंच जाएगी। तो एलिगेशन ऐसा था कि ये जो 300 लोग हैं जिनके नाम आया कि इनके ऊपर स्पाइंग करी गई गवर्नमेंट की तरफ से, ये लोग कौन थे, ये लोग जर्नलिस्ट थे, ये जजेस थे, लॉयर्स थे, एमिनेंट लॉयर्स। इसमें तो बोला जाता है कि ऑपोजिशन लीडर के जो कुछ मिनिस्टर्स हैं उनका भी इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि इनके मोबाइल में भी व्हाट्सएप के थ्रू पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था। अब देखो कहानी में क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर हमारी सरकार है, सरकार के ऊपर लगते हैं एलिगेशंस। सरकार इसको मना कर देती है, कहती भाई ये तो गलत बात है, ये तो झूठ खबर है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फिर पूछा जाता है कि ये इजरायली कंपनी जो है, ये इजरायली कंपनी ने इस तरीके का स्पाईवेयर बनाया ही क्यों है।
अब इसका आंसर ये है कि उनका ये मानना था कि ये पेगासस नाम का स्पाईवेयर की जो यूसेज है वो यूसेज इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिया जाता है इस तरीके का सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट को दिया जाता है इस तरीके का सॉफ्टवेयर, ताकि अगर उनकी कंट्री पर किसी भी तरीके का टेरर अटैक हो रहा हो या उनकी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी की बात हो तो वो उसको प्रिवेंट कर सकें। इस वजह से पेगासस नाम का ये स्पाईवेयर बनाया गया, लेकिन इस कंपनी ने, एनएसओ ग्रुप ने क्लियरली बोला कि ये ऐसे स्पाईवेयर्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही देती है, ये कभी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी को नहीं देती। अब जब ऐसा हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो शिकंजे पे आई जाएगी। हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी इनफैक्ट ये केस जाता है। दो तीन बातें मैं यहां पर आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट्स यहां पर तीन बातें कहती है। इसमें पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है क्लियरली कि राइट टू प्राइवेसी एक हक है और इसे ब्रीच नहीं करा जा सकता किसी भी हालत में। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सरकार कहती है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही दूसरी बात कहती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। सुप्रीम कोर्ट दूसरी बात कहती है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए हमारी कंट्री में। और तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वो ये है कि लिमिट करने की जरूरत है हमें, कि लिमिट ऑन द यूसेज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एज शील्ड। मतलब किसी भी बात को छुपाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर के आप उसको बचने की कोशिश करो, इसके लिए भी लिमिटेशन की जरूरत है। तो सरकार पर क्लियरली ये सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आपको इन तीन बातों का तो ध्यान रखना है। और किसी भी तरीके से अब हमें क्या जरूरत है, एक कमेटी भी बनती है इसमें जो पर्टिकुलर इस तरीके के केस को हैंडल करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। तो ये जो पर्टिकुलर कमेटी है इसके लिए भी इसको ये बोला जाता है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। इनफैक्ट एक फ्रेमवर्क सुप्रीम कोर्ट कहती है एक फ्रेमवर्क तैयार करा जाए कि हम कैसे इस तरीके के इस तरीके का साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। और सरकार भी जो है इस फ्रेमवर्क में इनफैक्ट सरकार पे इस तरीके की सरकार को इस तरीके की बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो लोगों के फ्रीडम्स के साथ नहीं खेल सकती, प्राइवेसी उसमें इंकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। खैर इसमें अब सरकार मना करती है कि हमने ऐसा नहीं किया। और कुछ जो है यहाँ जो लोग अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनके साथ ऐसा हुआ है वो कहते हैं सरकार इसके पीछे कारण है। अब जो भी इसका मैटर है वो मैटर अपनी जगह है, वो पॉलिटी में आप देखिए। मैं यहां पर चाहता हूं कि आप इसे ऐसा एग्जाम्पल यूज करें अपने एग्जाम में। 2019 का ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, लिटरली स्पाइंग करना। और स्टूडेंट्स इसको आप देखिए कि 2020-21 में भी इस पर डिस्कशन चलता है, कोर्ट में इसकी हियरिंग्स होती हैं। तो आप इस टॉपिक को, इस पॉइंट को भूलिएगा नहीं। क्लियर? ये आगे भी न्यूज में रहेगा तो फिर कंटिन्यू भी करिएगा इस टॉपिक को। तो ये वाली बात आई मैंने जो आपको बताई कि भाई रीजन है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने का। अब ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मैंने जो एग्जांपल बताया ये गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में हो सकता है मैं एलिगेशन कह रहा हूं। लेकिन साइबर क्राइम्स को यूज करते हैं साइबर हैक्टिविस्ट भी। अब ये हैक्टिविस्ट कौन होते हैं? ये वो हैकर्स हैं जो बेसिकली एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं और अंडरग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से लीक करके या उन डॉक्यूमेंट्स पर हैक करके या फिर अंडरवर्ल्ड में जाकर के बिल्कुल ऐसे पर्टिकुलर जगह पर इस तरह से अपने तरीकों को, कम्युनिकेशन को वो बना के रखेंगे कि सरकार के वो नज़र में ना आए। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए मैं स्टूडेंट्स इस स्लाइड को थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास स्पेस हो गई है तो मैं इसमें यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स इसमें डार्क वेब का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है वैसे तो, लेकिन मैं इसको इस तरह से बताऊंगा आपको कि एक होता है सरफेस वेब, एक होता है डीप वेब और एक होता है डार्क वेब। तो एक आइसबर्ग की तरह अगर आप देखें कि भाई ये पानी है ना, ये पानी का लेवल है और इस पानी के ऊपर अगर ये आइसबर्ग है तो हमें आइसबर्ग अगर इतना दिख रहा है पानी के ऊपर तो अंदर वो इतना होता है, राइट। इसी तरीके से इस टॉपिक को हम साइंस में ही पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स सरफेस वेब क्या है? ये वो इंटरनेट पर स्पेस है जो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, अवेलेबल टू ऑल। आप जाइए उसमें गूगल पे जो भी टाइप करना है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो बिल्कुल फ्री है। ये सरफेस वेब है जो सरफेस पे दिख रहा है हमको। डीप वेब वो हो गया कि भाई आपका कोई यूजर आईडी होगा
कोई लॉगिन होगा आईडी और फिर पासवर्ड होगा आपका स्पेसिफिक, आपके बैंक के अकाउंट की डिटेल्स हैं, या आपको कोई ऐसे पोर्टल पर जाना है जहां पर लॉगिन करके ही जा सकते हैं, हर किसी के लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं है, उसे कहते हैं डीप वेब। तो ये तो जनरली यूज होते हैं कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए। लेकिन एक होता है डार्क वेब, जिसे हम बोलेंगे कि भाई आइसबर्ग में सबसे नीचे का जो सतह है जो हमें दिख भी नहीं रहा, वो है डार्क वेब। डार्क वेब का कहते हैं कि यूज होता है ऐसी एक्टिविटीज को करने के लिए जो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट होती हैं। और इस तरीके की जो एक्टिविस्ट होते हैं, ये सरकार के खिलाफ जो मुहिम उन्हें चलानी है, जो लोगों को इकट्ठा करना है, जो आवाज उठानी है, वो उसकी प्लानिंग पीछे की ये डार्क वेब पर करी जाती है। तो ये भी अपने आप में एक साइबर क्राइम ही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में जहां पर क्या है कि आपको एक्सेस नहीं करा जा रहा, इतना मुश्किल है आपको एक्सेस करना, और आप अपनी एक्टिविटी चला रहे हो, तो डेफिनेटली आपके माइंड में ये आएगा कि सर फिर वो पकड़े क्यों नहीं जा रहे। पकड़े इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो अपने आप को मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ TOR, यहाँ पर ऑनियन राउटर्स यूज होते हैं। और ये जो पर्टिकुलर ऑनियन जैसे होता है ना, एक प्याज को आप देखते हैं कि उसके लेयर्स होती हैं एक के बाद एक, ऐसे ही एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बाकी साइंस एंड टेक में डिस्कस करेंगे। ये जो पर्टिकुलर तरीका होता है यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है या जो बातचीत हो रही है, जो कॉन्टैक्ट बन रहा है, वो इस तरह से बनता है कि इसका जो IP एड्रेस होता है या जो एक पर्टिकुलर सिस्टम का जो एड्रेस होता है उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं, उसके पर्टिकुलर ID को ट्रैक नहीं करा जा सकता, क्योंकि ऑनियन की जैसे एक लेयर्स होती हैं, इसी तरीके से ये हैकर्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इन हैकर्स का ये काम करने का तरीका है और ये इस तरीके से इंटरनेट को मिसयूज करते हैं, मतलब मैं ये बोलूँ तो डार्क वेब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इनफैक्ट इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड ही है और इनफैक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसीज। अगर क्रिप्टो करेंसीज को यूज करके आर्म्स की डीलिंग हो रही हो, इनफैक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा हो, अगर आप बोलो इस तरीके की क्रिप्टो करेंसीज को यूज करके टेरर ग्रुप्स को फंड किया जा रहा हो, तो ये सब भी क्या है, इलीगल तरीका ही है। नाउ हेयर द टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड एंड जनरली ये भी किस फॉर्म में आएगा, ये भी क्राइम ही है, और साइबर वर्ल्ड की दुनिया में क्राइम्स है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। अगेन आप इसको इस तरीके से जो टॉपिक आता है कि मोटिव्स क्या है, इसको मैंने और डिटेल में विद एग्जांपल्स यहाँ पर समझा दिया है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम सीधे चलेंगे मेथड्स के ऊपर। बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं, एक एक मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें होता क्या है और एग्जाम में आता है तो आपको लिखना क्या है। बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर, आपको इस स्क्रीन पर बहुत सारे नाम दिख रहे हैं। साइबर रैंसम अटैक दिख रहा है, ईव्स ड्रॉपिंग दिख रहा है यहाँ पर, या फिर ये SQL है, फिशिंग है, मैन इन द मिडिल है, DDoS है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो इसमें कुछ ऐसे 7-8 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपको यहाँ पे आता है फिशिंग। ये बहुत न्यूज़ में रहता है स्टूडेंट्स, बहुत न्यूज़ में रहता है। फिशिंग वर्ड फिशिंग से निकल के आया है, लेकिन ये उससे डिफरेंट है। जैसे कि मछली को पकड़ा जाता है, वहीं से ये वर्ड निकल के आता है फिशिंग, जहां इसकी स्पेलिंग P से शुरू होती है और इसका मतलब भी एग्जैक्टली यही है कि हम लोगों को फ्रॉड करना चाहते हैं उनके साथ, तो उनको पकड़ते हैं, उनको अपने जाल में फांसते हैं। कैसे करते हैं ये देखो, ये आदमी जैसे, अब ये इलस्ट्रेशन है एक्चुअली, कि एक कंप्यूटर से बैठा हुआ आदमी दूसरे कंप्यूटर में पर्सनल डाटा को क्या कर रहा है, चुरा रहा है। कैसे होता है ये? एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है जिसमें एक ईमेल आएगा आपको, तो आपको क्या आएगा, एक ईमेल आएगा। अब उस ईमेल में बहुत बढ़िया बातें लिखी होंगी, ऐसी बातें लिखी होंगी कि आप मोबाइल जीत गए, आप करोड़पति बन गए, आपको ये बैंक इतने लोन दे रहा है, इतना ऑफर दे रहा है, कुछ भी। और वो आपको ना एक रेप्यूटेबल कंपनी की तरफ से लगेगा कि सही में बात तो सही है, इस कंपनी का इतना बढ़िया मोबाइल लॉन्च होने वाला है और मैं लकी विनर चुना गया हूं, मतलब ऐसी बहुत चीजें होती हैं। और ये आपको क्या करता है इंडिविजुअल को, और ये क्या करता है, इन ऑर्डर टू इंड्यूस इंडिविजुअल टू रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये चाहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दें, जैसे कि पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं, कोई ना कोई मालवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है और उस तरह से एक जो हैकर होता है वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर पाता है। इसकी वजह से आप जो भी आपकी फाइल्स हैं, डाटा है, जो भी आपके सिस्टम पे है, वो इस पर्टिकुलर हैकर को मिल जाएंगी। इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं इसे हम कहते हैं फिशिंग। फिशिंग
एक तरीके की नहीं है, फिशिंग कई प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहला मैं इसमें अब टॉपिक ही दे रहा हूं आपको, टाइप्स ऑफ फिशिंग। स्टूडेंट्स फ्यूचर में एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फिशिंग पे आ सकता है, क्योंकि अभी तक ऑलरेडी यूपीएससी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम पूछ चुका है, मेथड्स, इनफैक्ट मेथड्स ऑफ साइबर क्राइम। तो इसमें एक जनरल एक जो है वो फिशिंग अब बनता है कि वो उसके भी डेप्थ में जाकर के उसके टाइप्स पूछ ले। तो इस पे टाइप्स में सबसे पहला आता है विशिंग। इसमें क्या होता है? विशिंग वर्ड का मतलब है स्टूडेंट्स वॉइस फिशिंग। वॉइस फिशिंग ये अपने आप में क्या है? कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉइस एंड फिशिंग। ठीक है, कैसे होगा देखो। अब आपने ये न्यूज़ वगैरह सुनी होगी कि कुछ लोग जो है वो इस तरीके से कहीं दूर फील्ड में, कहीं खेतों में बैठे होते हैं और वहां से वो आपको एज अ इंडिविजुअल कॉल करते हैं। क्या बोलते हैं आपको? आपको बोलते हैं कि भाई हमें ना आपके पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें आपके पैन कार्ड को चेंज करना है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है या उसे बैंक से लिंक करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपके इस पैन कार्ड का नंबर के साथ साथ एक ओटीपी आया होगा आपके मोबाइल पे, जरा हमें दे दो। हम बैंक से बोल रहे हैं और वो बात भी आपसे ऐसे करेगा बिल्कुल कि आपको लगेगा कि ये बैंक का कोई मैनेजर बोल रहा है, क्योंकि वो आपको बोलेगा मैं तो बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, सो एंड सो बैंक। बहुत सारे बैंक है, किसी भी बैंक का नाम लेगा वो आपसे और आपसे बोलेगा कि आपका ना ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब देखो क्या है कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपके अकाउंट की डिटेल ले ली है। अब अकाउंट की डिटेल, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एयर इंडिया के बहुत सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चली गई। अगर उस कार्ड की इंफॉर्मेशन जा चुकी है तो क्या चाहिए उनको? कार्ड का नंबर उन्हें पता है, कार्ड का जो पीछे का सीवीवी नंबर होता है ये भी मान लो उन्हें पता लग गया, क्योंकि आपने यूज़ किया होगा टिकट बुक करते हुए। इस कार्ड का एक्सपायरी वगैरह भी पता लग गया उनको, ये भी कार्ड के ऊपर होता है। लेकिन एक चीज़ है जो अभी तक उनके पास नहीं है, वो ये है कि जब कभी कार्ड से शॉपिंग करने की कोशिश होगी या उस कार्ड को यूज़ करने की कोशिश होगी, तो उसे यूज़ करने के बाद मोबाइल पर एक ओटीपी आता है ताकि उसके एक्सेस मिल सके। अब ये काम जब करने के लिए उन्होंने इतना काम तो किससे कर लिया? फिशिंग मेथड से कर लिया, क्योंकि आपने कोई ईमेल पे क्लिक किया था, इंफॉर्मेशन चली गई। लेकिन स्टूडेंट्स अब जब आपको फोन कॉल आएगा और कॉल पे वो बोलेगा कि अपना ओटीपी बता दो, मोबाइल पे आया होगा, तो आप क्या करोगे? आप उसके झांसे में अगर आ जाते हो तो अपना ओटीपी उसको दे दोगे और फिर इस तरीके से वो आपको चीट कर लेंगे। ठीक है, एंड देन न्यूज़ में इस तरह से आपने सुना होगा कि ये कुछ लोग पकड़े गए हैं और ये जंगल में बैठे हुए ये काम करते थे, लेकिन बात ऐसे करेंगे जैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी का मैनेजर हो। ये होता है, हो रहा है, और इसमें जो पर्टिकुलरली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं या इनफैक्ट कुछ किड्स होते हैं, बहुत कम एज के 18-20 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं और फिर उनको नहीं समझ में आता क्या करें। सो सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स के लिए फिर आरबीआई वगैरह अपनी डायरेक्शंस भी देती है कि भाई आपको आपको मूवीज़ में भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं बीच बीच में कि बोला जाता है कि किसी भी तरीके की ईमेल अननोन मेल आईडी से आती है या कोई इसी तरीके का एसएमएस आपको आता है, तो आपको उसको क्या करना है? क्लिक नहीं करना है। तो ये विशिंग है। ठीक है, ये विशिंग आप समझ गए, वॉइस से रिलेटेड है, कॉल से रिलेटेड। दूसरा है इसमें वेलिंग। स्टूडेंट्स ये फिशिंग का अगर मेथड जनरल आम आदमी पे जनरली हो रहा है कि भाई 100 लोगों को भेज दिया, एक एक इंडिविजुअल को करके भेज दिया, जिसने खोला खोला, जिसने नहीं खोला नहीं खोला, जो बच गया वो बच गया, जो झांसे में आ गया आ गया। लेकिन वेलिंग के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये फिशिंग का जो ये मेथड है ये स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करता है। यहां पे टारगेट कौन है? कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई पर्टिकुलर सीनियर एग्जीक्यूटिव हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फिल्म स्टार हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर भाई नेताजी हो सकते हैं। एक एमिनेंट पर्सनैलिटी कोई होगा और उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को कोई सीनियर बड़ा कोई एग्जीक्यूटिव होगा किसी कंपनी का, जब उसको टारगेट किया जा रहा है, तो दैट मीन्स वेलिंग। वेल से ये वर्ड निकल के आया है स्टूडेंट्स। अब आप वेल को पकड़ने जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि जाल फेंका और जो मछली फंस गई, पर्टिकुलर वेल को ही पकड़ने जा रहे हो, बड़ी मछली को पकड़ने जा रहे हो, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो ये हो गया वेलिंग। मिलते जुलते शब्द है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक होता है स्मिशिंग। स्मिशिंग के केस में क्या होता है? यहां पर वो एसएमएस वाला एग्जांपल है
कि भाई पर्टिकुलर एग्जांपल आपको एसएमएस के फॉर्म में एक पर्टिकुलर लिंक आएगा, आप उसे क्लिक करेंगे एंड देन यू फॉल इनटू द मेथड ऑफ फिशिंग। तो ये स्मिशिंग हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ एग्जांपल स्टूडेंट्स इसमें है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग का जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ही क्लियर है कि आप क्या कर रहे हो। पहली बात तो किसी स्पेसिफिक टारगेट को पकड़ रहे हो। पहली चीज तो इसमें यह है स्पेसिफिक टारगेट है आपका। लेकिन उसके साथ साथ इसमें स्पीयर फिशिंग में क्या होता है, जो सोर्स है ना मैसेज की, ये सोर्स जो होती है मैसेजेस की, या ये जो पर्टिकुलर ईमेल है जो पर्टिकुलर फिशिंग मेथड के लिए यूज हो रहा है, इसका जो सोर्स होता है वो नोन होता है। ठीक है, तो जिसको आप टारगेट करना जा रहे हो ना, उसको ये क्लियरली पता है कि सेंडर कौन है, सोर्स कौन है, वो बिल्कुल नोन होता है उसके लिए अननोन नहीं होता। तो उसको क्या होता है, वो ट्रस्ट आ जाता है। और जब ट्रस्ट आ जाएगा तो ट्रस्ट आने के साथ साथ क्या होगा, फिर तो वो ओपन कर ही लेगा। तो दिस इज स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग में आप इसको ऐसे सोचिए कि स्पीयर एकदम पहना होता है और स्पेसिफिक जगह पर टारगेट करके उसको फेंका जाता है। इसी तरीके से स्पीयर फिशिंग है। हल्का सा डिफरेंस है वेलिंग और स्पीयर फिशिंग में। स्पीयर फिशिंग में जो सोर्स नोन है ना, वो जो सेंडर है वो नोन होता है और टारगेट को नोन होता है। तो और वेलिंग में स्पेसिफिक वेल जैसी बड़ी मछली को पकड़ने की कोशिश होती है। इस तरीके के अलग अलग तरीके के फिशिंग मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ पा रहे हैं। पहला मेथड हमने डिस्कस किया फिशिंग, और फिशिंग में भी टाइप्स ऑफ फिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो है मैन इन द मिडिल। इसमें क्या होता है कि इधर आप यूजर हैं, मान लीजिए आप कस्टमर हैं किसी बैंक के, आपका अकाउंट है, ये जो है वेब एप्लीकेशन है किसी बैंक की। अब होना ये चाहिए कि कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो, आप देख रहे हो बैंक का आजकल लोन ऑफ इंटरेस्ट का चल रहा है, जरा ऐप पर खोल के देखूं तो मेरी पासवर्ड यूजर आईडी लॉगिन मांगा उसने और मैंने उसको ओपन कर लिया। उसमें मेरा अकाउंट है, अकाउंट पे क्लिक किया, सेंडिंग मनी उसको क्लिक किया। आप कुछ भी कर रहे हो अपने अकाउंट में, जो आपका बैंक का अकाउंट है, बीच में एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जिसने एक कनेक्शन आपके साथ और एक कनेक्शन बैंक के एप्लीकेशन के साथ इस तरह से बना रखा है कि अब जो भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर जा रही है ना, वो वाया दिस मिडिल मैन जा रही है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं मैन इन द मिडिल। और फिर वो इस इंफॉर्मेशन क्या करेगा, यूज करेगा। इनफैक्ट मिस यूज शुड बी द वर्ड, राइट। डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखेंगे कि जब एक परपेट्रेटर पोजीशन कर लेता है अपने आप को कन्वर्सेशन के बीच में बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन, तो ये एक जानबूझ के एक ऐसा पर्सन है जो अपने आप को ऐसी पोजीशन में बीच में ला करके खड़ा कर देता है अपने आप को, जो कन्वर्सेशन ओरिजिनली चल रहा था एक यूजर के बीच में और वेब के एप्लीकेशन के बीच में, और वो अपने आप को क्या कर लेता है, उस कन्वर्सेशन का क्या बन जाता है, उसको सुन लेता है। दैट मीन्स ईव्स ड्रॉप। अब सुनना नहीं है यहाँ पर, आई थिंक डेफिनेटली इसमें एग्जैक्ट वर्ड सुनना नहीं है। ईव्स ड्रॉप का मतलब ये है कि आपने उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर लिया और उन दोनों की यहाँ पर, जबकि उनको नॉलेज भी नहीं थी। तो इम्पर्सनेट करता है वन ऑफ द पार्टीज, मेकिंग इट अपीयर एज इफ नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अंडरवे। तो सबको ये लगेगा कि एक हाँ नॉर्मल पैसेज ही है इन्फॉर्मेशन का, इधर से उधर हो रहा है, लेकिन वो हो किसके थ्रू रहा है, मैन इन द मिडिल। तो दिस इज अगेन, ये कैसे होता है, मतलब इसके पीछे कोडिंग होती है, इसके पीछे जो नेटवर्क में घुसने का तरीका होता है। तो हमसे यूपीएससी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम इसकी पीएचडी में जाएं। मतलब आपको कंप्यूटर देके ये नहीं बोलेगा कि मैन इन द मिडिल बन के दिखाओ, नो। वो आपसे बोलेगा कि ऐसी चीजें हो रही हैं, क्या आप इसको लेके अवेयर हैं, बस। तो अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके लिए एग्जाम में आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए। और अगर आप चाहें तो इस डायग्राम को भी शॉर्ट में एग्जाम में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो तीसरा तरीका है साइबर क्राइम का, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। आपने कभी कभी सुना होगा कि एकदम से बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया और फिर वेबसाइट क्रैश कर गई। अब आप अपना लॉगिन जो आपका होता है, क्या कहते हैं, एनरोलमेंट नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर, आप उस नंबर को डाल रहे हैं, लेकिन फिर आपका रिजल्ट नहीं डिस्प्ले हो रहा और लिखा आ रहा है वेबसाइट जो है अभी ओवरलोडेड है, डाउनलोड नहीं हो पा रही है कुछ इन्फॉर्मेशन, या पेज ओपन नहीं हो पा रहा है, एरर आ रहा है। ये चीजें आपने सुनी होंगी। तो इसमें क्या हुआ कि आप एक सर्विस चाहते थे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, लेकिन वो सर्विस आपको एक्सेस ही नहीं दे पा रहा। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहां पर, एक्सेस की, आपको एक्सेस नहीं मिल पा रही। ये भी अपने आप में क्राइम है। कैसे होता है अब ये, अब जब मैंने बोला कि गवर्नमेंट का सर्वर डाउन हो गया क्योंकि रिजल्ट आया, तो ये तो नेचुरल है।
बोर्ड का रिजल्ट डिस्प्ले होगा तो पूरे इंडिया के लोग जो भी सीबीएसई जैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है बॉडी, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है एजुकेशन के लिए, तो उसमें तो बहुत लाखों बच्चे जो एक साथ एग्जाम का जो है रिजल्ट देखना चाहेंगे अपना, तो डेफिनेटली सर्वर पर जोर पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर हैकर है और वो नहीं चाहता कि आपको इंफॉर्मेशन की एक्सेस हो, और जो नेचुरली सर्वर पर लोड पड़ता है वैसा हो नहीं, लेकिन वो वैसा बना दे, तो ये होता है डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए पहले। मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम्स अटैक अ टारगेट एंड कॉज अ डिनायल ऑफ सर्विस। जो चीज नेचुरली हो रही थी कि भाई हम सभी लोग जो है बोर्ड के रिजल्ट देखने के लिए अपनी अपनी जगहों से लॉग इन कर रहे थे और सिस्टम पे प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो चीज नेचुरली ना कर करके आर्टिफिशियली करी जाएगी बाय दिस पर्टिकुलर हैकर। और ये हैकर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम को कंट्रोल करेगा, वो सिस्टम दूसरे सिस्टम्स को कंट्रोल करेंगे, और फाइनली इतने सारे सिस्टम्स को जब ये पर्टिकुलर हैकर कंट्रोल करके चलाएगा तो इन सभी कंप्यूटर सिस्टम से एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर इस पर्टिकुलर सिस्टम पर एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए लोड पड़ेगा। जब वो लोड पड़ेगा तो डीडीओएस वाली सिचुएशन आ जाएगी कि भाई डिनायल ऑफ सर्विस, बहुत ज्यादा सर्वर पे लोड पड़ रहा है, सर्विसेज अभी नहीं हो सकती पूरी। लेकिन क्या ये नेचुरली है? ये नहीं है। ये इन सब सिस्टम्स की वजह से हुआ जो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल कमांड थे, सिंगल प्रोसेसर थे, जो कि अपने आप में अटैकर का है। तो इस वजह से इस तरीके के जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको क्या बोलते हैं हम? ज़ॉम्बीज बोलते हैं। क्योंकि अब ये सिस्टम्स अपना दिमाग नहीं चला रहे, जो भी ये दिमाग चल रहा है वो किसका चल रहा है? एक इसके भाई गुरु का चल रहा है ना। तो ये क्या है? रोबोट बन गए हैं अब एक तरीके से, और ये इनका जो है गुरु हो गया भाई। ये तो इनका एक जो पर्टिकुलर मेन कंप्यूटर है वो बॉस हो गया, और बॉस जो इन्फॉर्मेशन देगा अब ये करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये टारगेट रिसोर्स पर जाकर के इस तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विस की होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। और टारगेट कैन बी सर्वर, एक सर्वर को अटैक कर सकते हैं, एक वेबसाइट को अटैक कर सकते हैं, अदर रिसोर्सेज अदर नेटवर्क्स को भी अटैक कर सकते हैं। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तीसरा पॉइंट। फोर्थ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रैंसमवेयर। मैंने ऑलरेडी बता दिया रैंसमवेयर में क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें समझते हैं। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में क्या करेगा हैकर, सबसे पहले तो आपके सिस्टम में एक्सेस लेगा। सिस्टम में एक्सेस लेने के बाद वो आपके सिस्टम को क्या कर देगा? लॉक कर देगा। और लॉक करने के लिए जो की होगी, मतलब की क्या है? एक अपने आप में ऑब्वियसली कोड होगा कमांड का। वो कोड या की किसके पास है? हैकर के पास है। लेकिन अब सिस्टम क्योंकि लॉक हो जाएगा तो सिस्टम में स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से एक पेज, एक पॉपअप आ जाएगा। अब आप अपने सिस्टम से कुछ भी कर रहे होगे, वो सब कुछ भी नहीं चलेगा, सब लॉक हो चुका है। क्योंकि आपके सिस्टम पे क्या आ चुका है? एक इस तरीके का एक पर्टिकुलर क्या आ गया है? एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। और उस डायलॉग बॉक्स में क्या लिखी हुई है बातें, ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि आपके कंप्यूटर को क्या हुआ है। चिंता मत करो, आप पे कंप्यूटर एक रैंसमवेयर अटैक पर है, हम भाई फिरौती मांगेंगे आपसे। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ध्यान से देखिए, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? यहां पर मैंने इस जगह लिखा भी है कि जैसे ये पर्टिकुलर कह रहे हैं कि 2 दिन 23 घंटे 57 मिनट्स और 37 सेकंड्स रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? कि भाई आपको पेमेंट इतने टाइम में करना है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। अगर आपने पे नहीं किया एक्स अमाउंट ऑफ मनी तो वो मनी 2x हो जाएगा। और मान लीजिए आपने 6 दिन 23 घंटे 57 मिनट और 37 सेकंड्स में अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो जो फाइल्स हैं आपकी, वो फाइल्स क्या होंगी? लॉस्ट हो जाएंगी। आपके सिस्टम से सारी फाइल्स उड़ा दी जाएंगी। लेकिन पैसा भी किस तरीके से देना है? पैसा आपको देना है बिटकॉइन के थ्रू। पैसा आपको देना है या आपको चेक पेमेंट करो और फिर बिटकॉइन की फॉर्म में, क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में पेमेंट करो इनफैक्ट। और उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो फिर वो आपको की या कोड दे देगा और फिर उसके बाद आपका सिस्टम ओपन अप हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली अब आपका सिस्टम क्या हो चुका है? वल्नरेबल हो चुका है। और वल्नरेबल क्योंकि हो चुका है तो उसका मतलब वो दोबारा भी फिर यहां पर ये पॉपअप आ सकते हैं। ये रैंसमवेयर है, फिरौती मांगी जा रही है।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में भी लिखना है, वो है WannaCry रैंसमवेयर। 2017 का ये अटैक था और स्टूडेंट्स यू विल नॉट बिलीव, इसमें कहा जाता है कि 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर इसमें इंपेक्टेड थे। यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज, यूके, रशिया, ये सब, चाइना इनफैक्ट, यहाँ ये एशियन कंट्रीज में चाइना भी इसमें नाम आता है। इंडिया में भी WannaCry का अटैक हुआ, लेकिन इतना बड़ा अटैक नहीं था जितना यूरोप में और वेस्टर्न कंट्री में, यूएस वगैरह में इसका अटैक था। तो उसमें कहते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा हार्म किया था इसने इकोनॉमी को, और कम से कम नहीं तो 2 लाख से ज़्यादा केसेस हैं जो WannaCry के रजिस्टर हुए। कुछ तो ये भी जगह ये भी बोला गया कि ये क्लियरली पकड़े भी नहीं गए लोग जो इसके पीछे थे और भाग भी गए। इन्वेस्टिगेशन स्टिल गोइंग ऑन, बट ये WannaCry मतलब रुला देगा आपको। ये ऐसा रैंसमवेयर आज तक का मतलब बहुत ही खतरनाक रैंसमवेयर है। इसमें डेफिनेशन देख लीजिए जल्दी से। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को लॉक कर देगा और डिमांड करेगा आपसे फिरौती, और आपसे वो पैसे रिलीज करने के लिए बोलेगा। मालवेयर फर्स्ट गेन एक्सेस टू द डिवाइस, पहले वो डिवाइस की एक्सेस लेगा। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रैंसमवेयर, कैसी रैंसमवेयर है, एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम या इंडिविजुअल फाइल्स को वो एनक्रिप्टेड कर देगा। एनक्रिप्टेड एक की होगी, उससे वो ओपन हो जाएगा, और ये की ओपन करने के लिए वो आपसे फिरौती मांगेगा। फिरौती क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में मांगी जा रही है। इसका मतलब साइंस एंड टेक का अगर टॉपिक आपका क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम में आता है, तब भी आप इस एग्जांपल को यहां पर कोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि साइबर क्राइम्स में भी इस तरह की क्रिप्टो करेंसी का मिसयूज हो रहा है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी आई होप आप समझते हैं कि वो ऐसी करेंसी है जो पीयर्स उसको कंट्रोल करते हैं, और इस पे कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं होती जिसके हाथ में सारा कंट्रोल हो। इस वजह से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलरली पैसा गया कहाँ, किसके पास गया, और इसमें हैकर्स क्या करते हैं, अपने आप को ये अपनी इंफॉर्मेशन भी, अपनी लोकेशन वगैरह भी वो यहाँ पर छुपा लेते हैं। अगर हम बात करें और भी एग्जांपल्स की WannaCry के अलावा, तो एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, ये पीटा वायरस, ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं क्रिप्टो वॉल का, ये भी अपने आप में एक रैंसमवेयर है। क्रिप्टो लॉकर, ये भी अपने आप में क्या है, एक रैंसमवेयर है। तो ये 3-4 एग्जांपल, एक एग्जांपल WannaCry का, दूसरा एग्जांपल पीटा वायरस का, और तीसरा क्रिप्टो कॉल या फोर्थ क्रिप्टो लॉकर, ये 4 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, ठीक है। दिस इज फोर्थ रैंसमवेयर, दिस इज अ मेथड ऑफ पर्टिकुलरली साइबर क्राइम। देन कम्स स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग में क्या होता है, जब कोई व्हेन समवन और समथिंग प्रिटेंड्स टू बी समथिंग एल्स इन अटेम्प्ट टू गेन आवर कॉन्फिडेंस, जब कोई आदमी अपनी आइडेंटिटी को बदल ले और वो आइडेंटिटी ऐसी कर ले जिस पर हमें ट्रस्ट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट भी तो है। किसी पर्टिकुलर ऑनेस्ट पर्सन की आइडेंटिटी को आपने थेफ्ट कर लिया, और पर्टिकुलरली उसकी आइडेंटिटी को क्या किया, मिसयूज किया, ताकि बाकी लोगों को क्या जनरेट हो जाए, ट्रस्ट जनरेट हो जाए, और इस वजह से वो एक्सेस कर पाए आपके सिस्टम को, आपके डाटा को स्टील कर ले, मनी चुरा ले, या फिर मालवेयर स्प्रेड करे एक से दूसरे कंप्यूटर पर। ये चीजें जब कोई करता है तो उसे हम कहते हैं स्पूफिंग। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आई वुड से कि आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, और डेफिनेशन में जो 4 ऑप्शन होंगे, हो सकता है वो 4 ऑप्शन जो हों वो ये पर्टिकुलर 3-4 तरीके के अलग अलग नाम हो साइबर क्राइम्स के, और उसमें आपको चूज करना हो कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किससे रिलेटेड है, या मैच द कॉलम की फॉर्म में नाम और डेफिनेशंस को मैच करने के लिए बोला जाए। प्रीलिम्स में ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मेंस में इनको सबको एक साथ कलेक्टिवली लिखना, या इनके पीछे के रीजंस लिखना, या मोटिव लिखना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बी प्रिपेयर्ड इन ऑल द एस्पेक्ट्स। एक है फार्मिंग। फार्मिंग में क्या है, एक तो पहले वर्ड होता है फार्मिंग, ये वो वाला फार्मिंग नहीं है, ये साइबर क्राइम का फार्मिंग है। एंड देन अगेन इट इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू फिशिंग। तो फिशिंग के टाइप्स में अगर क्वेश्चन आता है तो एक फार्मिंग वाला एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। इट इज अ सिमिलर एंड नॉट जस्ट टाइप, बिट सिमिलर टू फिशिंग। यहां पर ये देखिए क्या है कि ये पर्टिकुलर अटैकर है। मैं एग्जांपल से पहले समझा देता हूं डायग्राम में क्या लिखा है, फिर हम डेफिनेशन पे जाएंगे। पहले ये देखिए कि ये एक अटैकर है। अटैकर ने क्या काम किया है, ये है रियल वेबसाइट, लेकिन उसने एक फेक वेबसाइट बना दी बिल्कुल वैसी ही। तो मान लीजिए ये ICICI बैंक की वेबसाइट जिसे आप ओपन करते हैं वैसी ही है, ये रियल है, और ऐसी ही देखा देखी इसने बिल्कुल सिमिलर बैंक की वेबसाइट को क्रिएट कर दिया। अब आप क्लाइंट हो, आप क्या करेंगे, सर्वर में जाएंगे,
क्योंकि सर्वर में इस तरीके से इंफॉर्मेशन होगी और ये पर्टिकुलर वेबसाइट खुलनी चाहिए, लेकिन इस हैकर ने इस सर्वर में इस तरीके की चेंजेस कर दिए कि जब वेबसाइट ओपन होगी तो वो सीधे फेक वेबसाइट की तरफ ओपन होगी। अब अगर आप वहां पर कुछ डीलिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ, जैसे इस बैंक का एग्जांपल लें तो यहाँ पर अपना आप यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे अपना अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन इस अटैकर के पास क्लियरली जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कभी कभी देखा होगा अपने स्क्रीन पर टॉप में यहां पर इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा होता है, HTTP हैश करके ऐसे करके इंफॉर्मेशन लिखी होती है। आपने कभी अगर ध्यान से देखा हो तो एक ना लॉक बना हुआ आता है, ऐसा एक लॉक बना हुआ आता है। हैव यू रियलाइज दिस? अगर आपने रियलाइज नहीं किया है तो आप इसको अब नोट करिएगा, कोई वेबसाइट खोलें आप तो यहाँ पर आप देखिएगा एक लॉक बना हुआ आता है और वो क्लियरली ये बताता है कि ये जो वेबसाइट है ये क्या है, क्लियरली सिक्योर्ड है। लेकिन अगर वो नहीं बना हुआ है और आप ऐसी बैंक या फिर इस तरीके के ऐसे सेंसिटिव अकाउंट्स को जहां पर आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सेस कर रहे हैं और इस तरीके का लॉक नहीं बना है, तो मतलब आप समझ जाइएगा कि हो सकता है कि ये वल्नरेबल है साइट साइबर क्राइम के लिए, या फिर ये फेक वेबसाइट भी हो सकती है। तो इस तरीके की चीजें बताती हैं हमें कि ये फार्मिंग मेथड है। तो अब इसको डेफिनेशन को देखिए, सिमिलर टू फिशिंग है। वेबसाइट जो है, ट्रैफिक की जो वेबसाइट है वो मैनिपुलेट कर दी गई है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए। क्रिमिनल अपने आप को एक्ट करता है कि वो एक फेक वेबसाइट को एक रियल वेबसाइट की तरह दिखाता है, मतलब आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू द फेक वेबसाइट। दिस इज कॉल्ड एज फार्मिंग। तो फिर सर फार्मिंग और फिशिंग में क्या डिफरेंस है? ये प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बनता है तो इसकी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां दी है, ध्यान से देखिए। फार्मिंग जो होगा इसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि ये पर्टिकुलर रियल वेबसाइट है या ये फेक वेबसाइट है। लेकिन फिशिंग इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है, जिस तरीके से लिखा हुआ होगा, जिस तरह से कैची लाइंस लिखी होंगी, आपको समझ में आ जाएगा अरे ये झूठ बोल रहा है। तो भाई इजीली आप बता सकते हो कि ये तो झूठ बोल रहा है, इस पर क्लिक करूंगा ये कहीं और ले जाएगा। ये टारगेट करेगा मल्टीपल पीपल को एट अ टाइम, मतलब फेक वेबसाइट पे फिर कितने लोग जा रहे होंगे और एक ही टाइम पे वो सारे लोग उस वेबसाइट पे कर रहे होंगे कुछ ना कुछ और वो इन्फॉर्मेशन कहीं और जा रही होगी। लेकिन फिशिंग में क्या होता है, 1 पर्सन एट अ टाइम, एक ईमेल एक आदमी को। इस तरीके से क्या है, बहुत लोगों को ईमेल भेजी जाएगी लेकिन एक आदमी को एक तरीके की ईमेल आएगी, ये एक डिफरेंस होता है। तो एक पर्सन को एक बारी में टारगेट करता है ये। मैलिशियस कोड जो होता है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल अपने आप हो जाता है जब फार्मिंग की बात करेंगे, तो फिर जो भी आप लिख रहे हैं वो कहीं और रिकॉर्ड हो रहा है, यहां पर ईमेल के थ्रू आपको भेजा जाएगा। जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे कोई मालवेयर यहां पर आपके सिस्टम में क्या होगा, ऐड नहीं होगा, इंस्टॉल नहीं होगा। यही फोर्थ डिफरेंस है कि ये ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट करता है, आपको किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होती। मतलब आप अगर नॉर्मल किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं वो अपने आप ही आपको फेक वेबसाइट पर ले जा रहा है। यहां पर जब तक यूजर उसको मैनुअली क्लिक नहीं करेगा तब तक वो कोड एक्टिवेट नहीं होगा। ये डिफरेंस है फिशिंग में और फार्मिंग में। आई होप अब एटलीस्ट इस पॉइंट पर तो यूपीएससी क्वेश्चन बना ही सकता है इन दोनों पॉइंट्स पर। तो ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट्स में अगर कंपैरिजन पूछ ली जाए तो दिस वुड बी वन पोटेंशियल क्वेश्चन आई वुड से। अगर आपको इन शब्दों के अंडरस्टैंडिंग है तो आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे, और जिसने कभी नहीं सुना या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डेप्थ में नहीं पढ़ा, वो कैंडिडेट बोलेगा अरे बड़ा टफ क्वेश्चन है कैसे करें। तो यूपीएससी के क्वेश्चन मैं कहूंगा कि किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी हो जाते हैं, किसी स्टूडेंट को वही क्वेश्चन बहुत टफ लगता है। इसका सिंपल सा खेल ये है कि किसी को पता है तो पता है और नहीं पता तो नहीं पता, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता। जब ऐसे कंपैरिजन टाइप वाले क्वेश्चंस हम जनरली देखते हैं, या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी पे जब क्वेश्चन बनता है जो दिखने में बहुत टफ लगती है लेकिन उसका आंसर जब पूछता है तो वो पता है तो पता है और फिर नहीं पता तो नहीं पता। इसका एक एग्जांपल था आरएनए इंटरफेरेंस। जब आरएनए इंटरफेरेंस वर्ड पर क्वेश्चन आया था तो फिर बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनको ये वर्ड पता था तो उन्होंने सीधा आंसर लिखा, नहीं पता तो नहीं पता था। अब स्टूडेंट्स और भी अलग अलग तरीके के कुछ वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको और बता देता हूँ, अलग अलग टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर साइबर क्राइम। तो 6 हो गए, 7th आप देखिए, 7th है एपीटी। एपीटी क्या है? दैट इज एडवांस्ड persistent थ्रेट। एडवांस persistent थ्रेट, इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप इसको आराम से समझ पाएंगे। इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये है, ये टर्म यूज किया जाता है, यूज टू डिस्क्राइब एन अटैक कैंपेन in which an intruder or team of intruders
establish an illicit long term presence on a network in order to mine highly sensitive information। तो ये डेफिनेशन इसलिए लिखी है मैंने आपको ताकि आप सीधे सीधे इस इन्फॉर्मेशन, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट करें और एग्जाम में लिख करके आए। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब समझ लेते हैं इसके बारे में क्या है। एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, बार 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 आपको उस तरीके की इंफॉर्मेशन इतनी दिखाई जाएगी कि आप ल्यूर होकर के उसको टच कर ही दें, उसको क्लिक कर ही दें। तो ये इलिसिट तरीके का एक लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश होगी आपके साथ, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस रहेगी उसकी, और कोशिश वही है कि हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपसे ली जाए। तो दिस इज एपीटी, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। बार बार आपको एक ही चीज दिखाई जाए तो आपको लगेगा हाँ सही ही है, इसको क्लिक कर देता हूं। एक है इनफैक्ट टर्म जिसे हम कहते हैं स्पैम। तो स्पैम एक जनरल कॉमन टर्म है स्टूडेंट। स्पैमिंग होती है, आपके मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ईमेल्स आते हैं, उसे स्पैम कहते हैं। अब तो एक फोल्डर भी होता है प्रॉपर स्पैम का। स्पैम की डेफिनेशन लेकिन लिख लीजिए, अनसॉलिसिटेड सेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल्स। कभी कभी आप बोलते हो ना अपने 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 दोस्तों को कि भाई तूने इतने सारे मैसेजेस मुझे लिख दिया, मेरा मोबाइल को स्पैम कर रहा है। और ग्रुप्स में भी कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई किस अलाउड नहीं है यूजर्स को, जो कि मेंबर्स हैं पर्टिकुलरली ग्रुप के, कि वो इधर उधर के मैसेजेस लिख करके हमारे इस ग्रुप को स्पैम करें। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, अनसॉलिसिटेड सेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल्स फॉर कमर्शियल purposes is unlawful in some jurisdiction। तो ये अनलॉफुल है कुछ जुरिस्डिक्शन में, ये बात तो अलग है, लेकिन ये यहां से लेके यहां तक इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अलग अलग टाइप ऑफ जो मेथड्स हैं साइबर क्राइम के वो समझ लिए हैं। आई होप इन सब को आप अंडरस्टैंड करेंगे, और नए नए टर्म्स और भी न्यूज़ में आते रहेंगे, तो उनको भी आप जो है अपनी इस पर्टिकुलर डाटा में अपना जो नोट्स बना रहे हो आप उसमें ऐड करते चले जाना। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो है कंपोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, या मैं इसे बोलूंगा एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब आपको क्या है, इन साइबर क्राइम से बचना है, अपने सिस्टम को सिक्योर करना है, साइबर वर्ल्ड साइबर स्पेस को सिक्योर करना है। इसमें कंपोनेंट क्या क्या है, कैसे कैसे कंपोनेंट हैं, अलग अलग कंपोनेंट जहां पर साइबर सिक्योरिटी हो सकती है। सबसे पहला समझिए, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर बनाई जा रही है तो उस एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी जो लगेगी वो अपने आप में एक पहला कंपोनेंट है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज आ जाएगी कि भाई अगर आप किसी तरीके से अपनी ऐप को जिस तरह से इनफैक्ट डिजाइन करते हो, अपनी ऐप को जिस तरह से मॉडिफिकेशंस करते हो उसमें, जैसे कि आप एक तो इनिशियल स्टेज पे पहले तो डेवलप कर रहे होगे ऐप को, उस स्टेज पर मॉडिफिकेशन करने का मतलब हो गया आप उस ऐप को जब अपग्रेड कर रहे हैं उस पॉइंट पर, या फिर ऐप को जब मेंटेन किया जा रहा है, मेंटेनेंस। तो यहां पर क्या होगा, ये वल्नरेबल जोन्स हो गई जहां पर अटैक होने के, जहां पर जो है कुछ ऐसे लूप होल्स रह जाते हैं या जो स्पेसेस रह जाती हैं जिस पर वीक वल्नरेबल लिंक्स रह जाते हैं, वीक लिंक्स हो जाते हैं जहां पर कोई हैकर अटैक कर सकता है। तो अपग्रेड होने के टाइम पर जब ऐप की मेंटेनेंस हो रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, या डेवलप कर रही है ऐप, हमें इस एंड पर अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करने की जरूरत है। दिस वुड बी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। दूसरा कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी। ऐप की सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन किस रिस्पेक्ट में, कि भाई किसी भी आदमी की जो आइडेंटिटी है उसका थेफ्ट नहीं होना चाहिए, जो पर्टिकुलर डाटा है उसकी जो प्रोटेक्शन है वो बहुत जरूरी है, प्राइवेसी लोगों की यहां पर बहुत जरूरी है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो बहुत जरूरी है। तो इसमें देखिए ये तीन चीजें जो बातें मैंने आपको पहले बताई थी, CIA। एक तो डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा डाटा की इंटीग्रिटी, और तीसरा डाटा की अवेलेबिलिटी। अगर किसी को उस डाटा की एक्सेस चाहिए तो उसको डाटा की एक्सेस मिलनी चाहिए ना।
अगर उसके पास यूजर नेम है, पासवर्ड है और फिर भी उसको एरर आ रहा है, तो फिर फायदा ही क्या उस वेबसाइट का या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। तो यूजर को क्या है, उसकी एक्सेस भी होनी चाहिए। इसमें जो एग्जांपल जिस तरफ मैं फोकस कर रहा हूं वो है DDoS, जहां डिनायल ऑफ सर्विस जैसा साइबर क्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट हो गए। तीसरा कंपोनेंट देखिए, नेटवर्क की सिक्योरिटी। जिस नेटवर्क पे आप बैठे हो उस नेटवर्क की सिक्योरिटी। कभी कभी वो आपसे इनफैक्ट बोलता भी है कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क पर आप ये चीज़ें डाउनलोड मत करिए, क्योंकि नेटवर्क इतना सिक्योर अभी नहीं है। आपके घर का नेटवर्क है या आपके ऑफिस का नेटवर्क है, इसको आपको एक बार याद रखना है कि हमेशा के लिए याद रखना है। देखिए, ये चीज़ें पूछता है सिस्टम आपसे। तो नेटवर्क की सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रोटेक्ट द यूजेबिलिटी of the network, reliability of the network, reliability of network। इसमें जो पॉइंट आप लिखेंगे ये सारी बातें लिखेंगे। इंटीग्रिटी ऑफ द नेटवर्क एंड सेफ्टी ऑफ नेटवर्क। ये कीवर्ड्स हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि भाई नेटवर्क की सिक्योरिटी होनी जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड एक फोर्थ कंपोनेंट भी है इसका, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। देखिए, एक तो होता है कि पहली बात तो क्राइम होना ही नहीं चाहिए, आपका सिस्टम हैक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर किसी कारण से आपका सिस्टम हैक हो भी जाता है, तो आपका जो डाटा है उसकी रिकवरी के लिए क्या कोई क्रिटिकल स्टेप्स हैं जो आपने पहले से ही तैयार किए हुए हैं, या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। इस तरीके की चीज़ों को सोच करके एडवांस में प्लानिंग करके चलना चाहिए। और ये भी अपने आप में एक कंपोनेंट होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी का कि डैमेज मिनिमाइज करा जा सके। जैसे कि रिकवरी की स्ट्रैटेजी क्या है, इम्पैक्ट एनालिसिस करना पहले से ही कि किस तरीके के अटैक्स हो सकते हैं। आप बैंकिंग सिस्टम के हैं तो उस तरीके के अलग तरीके के अटैक्स होंगे आप पर। अगर आप जो है पर्सनल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक जज हैं, एक ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपके सिस्टम में जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी अलग तरीके की यहाँ पर आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो ये देखिए, डाटा की गैदरिंग, किस तरीके से आपने अपने डाटा को गैदर किया है और अगर अटैक होता है तब कैसे गैदर करेंगे। डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या है आपका, वैलिडेट करना इन चीज़ों को, मेंटेन एंड ऑडिट, टाइम टू टाइम उनको अपग्रेड करना, ये सारी चीज़ें क्या है, डिजास्टर प्लानिंग का एक तरीका है। अपने आप में स्टूडेंट्स ये 10 नंबर का क्वेश्चन है मेंस का। इसमें यही सारे की पॉइंट्स होंगे जो मैंने फ्लो चार्ट में लिखे हैं यहाँ पर। इसे आप आराम से फ्लो चार्ट बना करके लिख करके आइए, आपको नंबर यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है। इनफैक्ट फिफ्थ कंपोनेंट भी है, कहीं ना कहीं हमें फिजिकल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो डाटा आपने जिस सर्वर में रखा हुआ है, चलिए आपने सिस्टम की सिक्योरिटी कर दी, अपनी ऐप की सिक्योरिटी कर दी, फिर उसे उठा के कोई ले गया, तो फिजिकली भी आपको उसको सिक्योर करने की ज़रूरत है। दो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, येस, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी भी सारे सिस्टम की होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एग्जाम को सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर ये बहुत सिंपल से 4 से 5 पॉइंट लिखने थे आपको, एंड यू जस्ट गेट द मार्क्स। तो 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, थोड़े इजी होते हैं। डायरेक्टली उसमें 5 से 6 पॉइंट अगर आप देते हो तो यू आर इन अ गुड पोजीशन, अबव एवरेज स्कोर आ जाता है। ठीक है, एवरेज स्कोर इज लेटर सपोज 10 में से 3 मिल रहे हैं, 10 में से 4 मिल रहे हैं, तो आपको उसमें 5 भी मिल सकते हैं, 4.5, 5.5 ये नंबर मिल जाएंगे। एक्सेप्शनली गुड 10 में से 8 मिलना ये मुश्किल होता है, लेकिन यस, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है, मिल भी सकते हैं अगर आपका आंसर सच में यूनिक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर ऑल्सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी की। अब ये इंपॉर्टेंस किस किस स्टेक होल्डर के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो एक जो इंपॉर्टेंस है वो इंडिविजुअल लेवल पे समझिए आप। ये इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल लेवल पर इसलिए क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में कुछ आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट होता है टाइम एंड अगेन। व्हाट्सएप पे चैट्स हैं, तो पेगासस जैसे मैंने अभी आपको समझाया, स्पाईवेयर, ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर जाएगी। और आप अगर एक एमिनेंट पर्सन है, एक सोसाइटी में एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक पॉलिटिशियन है, एक ब्यूरोक्रेट है, एक एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है, तो देन योर डाटा, योर मोबाइल फोन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मे बी फॉर अदर्स। तो ये साइबर सिक्योरिटी उन इंडिविजुअल्स के लिए, हम जैसे इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी होना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उनका डाटा अगर लीक करता है, जोमेटो का मैंने बताया कि इतना डाटा लीक कर गया, तो ऐसे में पब्लिक का ट्रस्ट वो लूज कर देते हैं, पब्लिक ट्रस्ट लूज होगा, हो सकता है उनका मनी का, पैसे का नुकसान हो जाए,
या फिर इनफैक्ट वो किसी तरीके से अपने कंपटीशन में पीछे रह जाए। अब मान लीजिए दो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है और एक कंपनी को पहले ही पता लग जाता है कि किस तरीके की एप्लीकेशन, किस तरीके के टाइप ऑफ मोबाइल फोन्स बनने वाले दूसरी कंपनी लॉन्च करने वाली है, तो वो ऑब्वियसली उसका आइडिया चुरा सकती है, कॉपीराइट इशू हो सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल तो सिंपल सा है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, इसका तो आप देखिए कि बैंकिंग सिस्टम है हमारा, है ना, ऑयल एंड गैस स्टेशंस हैं हमारा, जो है इलेक्ट्रॉनिक पावर जहाँ स्टेशंस हैं, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और इसका डैमेज होने का मतलब है एक पूरे के पूरे कंट्री को, इंडिया को, उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली लॉस एट अ टाइम हो सकता है। ह्यूमन लेवल पर, ह्यूमन रिसोर्स लेवल पर भी लोगों का भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम बहुत सिक्योर रहें। ये इंपॉर्टेंस आती है साइबर सिक्योरिटी की। तीसरा आता है सरकार के ऊपर, भाई गवर्नमेंट के ऊपर भी आता है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, सरकार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डाटा रखती है। सरकार का जो डाटा है बहुत कॉन्फिडेंशियल है, कंट्री की ज्योग्राफी से लेकर के कंट्री की मिलिट्री सर्विसेज से लेकर के इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, प्लानिंग, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार के पास बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। लेकिन उस डाटा को क्या किया जा सकता है, मिस यूज़ किया जा सकता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और उसको ब्लैकमेलिंग की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनफैक्ट ये एक इनफैक्ट पॉइंट भी आया था कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, ये एक न्यूज़ आई थी बीच में कि बहुत ज़्यादा अफवाह फैल गई थी कि जो आधार है, आधार की इंफॉर्मेशन, लोगों के आधार की इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, 500 रुपये में मिल रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखा है ग्रीवेंसेज रिड्रेस फैसिलिटी यूज्ड फॉर ब्रीच। यहाँ पर रिपोर्ट आती है कि जो न्यूज़ रिपोर्ट कहती है कि एजेंट्स अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप फैसिलिटेटेड एक्सेस टू लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड्स, और आधार नंबर की यहाँ पर एक्सेस लोगों को इंफॉर्मेशन की है। फिर UIDAI ने बाद में इसको बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रीच ऑफ डाटा नहीं हुआ है। लेकिन इससे क्या पता लगता है कि सरकार भी, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन रखती है इतने लोगों की, उनके अकाउंट की, क्योंकि जनधन खाते होंगे ना, वहाँ इंफॉर्मेशन होगी कि कितना पैसा किसके अकाउंट में गया, ऐसी इंफॉर्मेशन को लीक होने नहीं देना है। प्लस पब्लिक सर्विसेज को तो हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं उसका। आज जो है लैंड का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लोगों का मैंने अभी जनधन बताया, अकाउंट जो है डिजिटलाइज्ड हैं। सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स, पोर्टल्स पर आप क्या करते हो, चीज़ें अप्लाई करते हो। इनफैक्ट अब तो पासपोर्ट बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, ये सब कुछ क्या कर रहे हो आप, पहले एप्लीकेशन डालोगे, ऑनलाइन उसकी एक्सेस होगी। GST वगैरह भरना है, इतने इतने बिजनेस चल रहे हैं वो GST भरते हैं अपना, वो भी ऑनलाइन भर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्योंकि पब्लिक सर्विसेज क्या है, डिजिटलाइज हो रही हैं, इसलिए इसको सिक्योर करने की ज़रूरत है। और सरकार, गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। ये सारे 5 पॉइंट आप इसको बनाकर के आइए एग्जाम में कि क्या इंपॉर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी की, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। और इस इंपॉर्टेंस के ऊपर आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट फ्यूचर में कल ऐसे आता है तो अपने आप में 2 पैराग्राफ इस टॉपिक पे बनते हैं कि साइबर सिक्योरिटी चाहिए ही क्यों। अगर कल फ्यूचर में ऐसे वैसे भी आ जाए तो घबराना मत, आ सकता है बिल्कुल, इसमें परेशान मत हो जाना, ठीक है।